हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में भारतीय न्याय संहिता से हमारा टॉपिक है चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करना और छल। दोनों ही टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय न्याय संहिता से हमारा चैप्टर नंबर 17 जो चल रहा है, जो हमें बताता है संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के बारे में। इस चैप्टर में काफ़ी सारे सेक्शंस दिए गए हैं, 303 से लेके 334 तक। सारे ही सेक्शंस इम्पॉर्टेंट हैं और अभी तक हम काफ़ी सारे सेक्शंस जो हैं वो डिस्कस भी कर चुके हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं। अब उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम उससे अगला नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में दिया गया है सबसे पहले थेफ्ट, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही हम एक्सटॉर्शन भी एक वीडियो में चोरी और एक्सटॉर्शन को डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा था लूट और डकैती के टॉपिक को, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिहाज से। इसके बाद दिया गया है संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग और आपराधिक न्यासभंग। ये सारे सेक्शन भी हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा छल और चुराई हुई संपत्ति। यानी आज की वीडियो में हम इन दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। इसके अलावा कुछ और सेक्शंस भी दिए गए हैं, जिसमें 320 से 323 तक ये अलग सेक्शंस हैं जो बात करते हैं अदर ऑफेंस की। और लास्ट में आता है रिश्ती और आपराधिक अत्याचार। ये दोनों ही टॉपिक जो आपके लास्ट के हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको भी एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपको बीएनएस के हिंदी पेड नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो 9639264080, और नोट्स के प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करना, यानी रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी। ये टॉपिक सेम हम आईपीसी में भी पढ़ते थे, लेकिन जब हम बीएनएस में देखते हैं तो सेक्शन नंबर 317 में सबसे पहले हम इसकी शुरुआत देखते हैं। सेक्शन नंबर 317 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें चुराई हुई संपत्ति के बारे में बताता है। और जब हम बेयर एक्ट में देखते हैं तो उसमें भी हमें चीज़ों को क्लियरली मेंशन करके और इन चीज़ों को क्लियरली समझना है कि बेसिकली चुराई हुई संपत्ति कहते किसे हैं। तो जब हम सेक्शन 317 देखेंगे तो देखो सेक्शन जो 317 है वो क्या कह रहा है। सेक्शन 317 कह रहा है, सबसे पहले इसके सबसेक्शन 1 की बात करेंगे। ये कहता है कि वह संपत्ति, मतलब वो प्रॉपर्टी, चुराई हुई प्रॉपर्टी है जिसका कब्जा चोरी के द्वारा, है ना, थेफ्ट के द्वारा, एक्सटॉर्शन के द्वारा, लूट के द्वारा, छल के द्वारा, आपराधिक दुर्विनियोग, आपराधिक न्यासभंग, मतलब ये जितने भी ऑफेंसेस दिखाई दे रहे हैं आपको स्क्रीन पर, इन सब के द्वारा अगर किसी चीज़ का कब्जा, किसी प्रॉपर्टी का कब्जा लिया गया है या प्राप्त किया गया है, ठीक, ये जिसके बारे में मान लो आपराधिक न्यासभंग किया गया है, आपराधिक दुर्विनियोग किया गया है, तो वो प्रॉपर्टी आप कैसी प्रॉपर्टी कहोगे? वो प्रॉपर्टी आप कहोगे कि ये तो चुराई हुई संपत्ति है। चाहे वो ट्रांसफ़र, वो दुर्विनियोग, वो न्यासभंग इंडिया के अंदर किया गया हो या इंडिया के बाहर किया गया हो, ठीक, इससे मतलब नहीं है। लेकिन इसमें एक और चीज़ कही गई है, जब आप बेयर एक्ट की लास्ट लाइन देखते हो कि उसके बाद अगर प्रॉपर्टी मान लो ऐसे व्यक्ति के कब्जे में पहुंच जाती है जो उसके कब्जे का वैध हकदार है, जो लीगली उसका हकदार है, उसका ओनर है, तो वो फिर चुराई हुई प्रॉपर्टी नहीं रह जाती, ठीक। तो जब सेक्शन 317 हम देखते हैं तो उसमें काफ़ी सारी लिस्ट दी गई है कि किस प्रॉपर्टी को आप चुराई हुई प्रॉपर्टी मानोगे, ठीक। स्टॉलन प्रॉपर्टी की बात हो रही है, ठीक। अब देखो हम इसको, है ना, एक छोटा सा पहले एग्जाम्पल देखेंगे क्या कहता है एग्जाम्पल। देखो मान लो ए और बी, ये दो लोग हैं। अब इसमें से ए ने क्या किया, बी की प्रॉपर्टी को चुरा लिया, ठीक, बी की प्रॉपर्टी चुरा ली, और बी की प्रॉपर्टी का कब्जा किसके पास चला गया? ए के पास चला गया, क्योंकि ए ने तो चुरा ली ना उसकी प्रॉपर्टी। तो कब्जा लीगली तो ए के पास नहीं गया ना, लीगली तो नहीं गया ना, लीगली उसका हकदार कौन था? बी था। तो यहाँ पे इसे चुराई हुई प्रॉपर्टी कहेंगे। अब देखो, जो भी प्रॉपर्टी एक्सटॉर्शन से, लूट से, चीटिंग से, डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन से या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से, इनमें से किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति के कब्जे में गई है, तो वो इस सेक्शन के अंदर चुराई हुई संपत्ति मानी जाएगी। उसको आप कहोगे कि ये प्रॉपर्टी चुराई हुई प्रॉपर्टी है, ठीक। लेकिन अगर मान लो वो प्रॉपर्टी हकदार व्यक्ति के कब्जे में पहुंच जाती है, जो उसका लीगली हकदार है, तो फिर आप उसको नहीं कहोगे कि वो चुराई हुई प्रॉपर्टी है। तो एक आपको इस सेक्शन में क्या चीज़ें ध्यान रखनी है? एक तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि चुराई हुई प्रॉपर्टी किसको कहोगे।
या तो किसी ने चोरी के द्वारा, या किसी ने लूट के द्वारा, या एक्सटॉर्शन के द्वारा, चीटिंग के द्वारा, या फिर आपराधिक दुर्विनियोग, न्यासभंग, जितने भी ऑफेंसेस हैं इनमें से किसी एक के द्वारा भी अगर उसका कब्जा लिया है तो वो चुराई हुई प्रॉपर्टी कहलाएगी। ठीक, अब बात करते हैं सबसेक्शन 2 की। ये बात कर रहा है इसकी पनिशमेंट की। ठीक, पनिशमेंट की कहता है कि जो कोई किसी चुराई हुई संपत्ति को जानते हुए या विश्वास का कारण रखते हुए, मतलब पता है सामने वाले को, उसको नॉलेज है कि भाई ये प्रॉपर्टी तो चुराई हुई है, या विश्वास का कारण है, रीज़न टू बिलीव है कि वो चुराई हुई प्रॉपर्टी है, बेईमानी से उस प्रॉपर्टी को प्राप्त करेगा या रखेगा, तो उसके लिए पनिशमेंट है यहाँ पे 3 साल की या जुर्माना या दोनों। तो डिसऑनेस्टली प्रॉपर्टी को रिसीव करना, उसको रखना, वो यहाँ पे पनिशेबल है, इसका दंड दिया गया है। जैसे ए चोरी की घड़ी बी को बेच देता है, अब बी जानता भी है कि भाई वो घड़ी चोरी की है, ए की तो है नहीं, कहीं से चुराया कर ही वो उसे लाया होगा, फिर भी बी क्या करता है, उसे ए से खरीद लेता है, तो यहाँ पर बी लायबल होगा। तो यही कहता है सबसेक्शन 2। उपधारा 2 उसी चीज़ को पनिशेबल बनाती है जब आपको पता है कि सामने वाला व्यक्ति जो चीज़, जो प्रॉपर्टी आपको दे रहा है वो उसके कब्जे में खुद बेईमानी से आई है, वो उसने कहीं ना कहीं से चुरा कर ली है, वो उसका लीगली हकदार तो है नहीं, और आप फिर भी उससे वो चीज़ ले रहे हो, फिर भी उससे रिसीव कर रहे हो, बेईमानी से प्राप्त कर रहे हो। आपको नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ की, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है कि भाई वो कहाँ से लेकर आया है तो आपकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी। अदरवाइज़ अगर आपको पता है कि सामने वाला जो मुझे प्रॉपर्टी दे रहा है, जो मुझे चीज़ दे रहा है, वो तो उसने ज़रूर कहीं ना कहीं से बेईमानी से ली होगी, है ना, उस पर उसका लीगल राइट तो है नहीं। तो अगर ये जानते हुए भी आप ले रहे हो तो यहाँ पे लाइबिलिटी होगी, और यहाँ पे पनिशमेंट दिया गया है 3 साल का या जुर्माना या दोनों। सबसेक्शन 3, उपधारा 3 बात करती है डकैती द्वारा चुराई हुई प्रॉपर्टी की। ठीक, ये डकैती से डील करता है ये सबसेक्शन। जब कोई प्रॉपर्टी डकैती के अपराध से किसी के कब्जे में आ जाती है तो वो डकैती से प्राप्त हुई ना, है ना, डकैती से ही तो प्राप्त हुई, इसलिए वो चुराई हुई प्रॉपर्टी कहलाती है। अब इसके लिए एक अलग से उपधारा बना दी। अभी हमने ऊपर पढ़ा था तो उसमें डकैती का ऑफेंस तो कहीं था नहीं, उसमें लूट था, चोरी था, एक्सटॉर्शन था, आपराधिक दुर्विनियोग, आपराधिक न्यासभंग, वो सब तरह के अपराध थे, बट ये नहीं था, डकैती नहीं था, तो इसके लिए उपधारा 3 बना दी गई है। ठीक, और अगर कोई व्यक्ति ऐसी चुराई हुई प्रॉपर्टी को बेईमानी से प्राप्त करता है जो डकैती के द्वारा प्राप्त की गई हो तो उसके लिए यहाँ पे पनिशमेंट दी गई है। तो जो कोई ऐसी चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करता है या रखता है, या उसके कब्जे के बारे में वो जानता है, विश्वास का कारण रखता है कि वो तो डकैती के द्वारा ट्रांसफ़र की गई है, किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके संबंध में वो जानता है, कब्जा रखता है कि वो डाकुओं की टोली का है या रहा है पहले भी, तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसके बारे में वो जानता है कि वो चुराई हुई है बेईमानी से, अब मान लो किसी व्यक्ति ने ऐसी प्रॉपर्टी को रख लिया अपने पास बेईमानी से, तो वो यहाँ पे आजीवन कारावास से या 10 साल के कठिन कारावास से और जुर्माने से दंडित होगा। एग्जाम्पल सुनो, मान लो 7 लोग हैं, वो एक घर में रात को घुसते हैं और परिवार के जितने भी लोग हैं उनको बांधकर सब कुछ लूटपाट करते हैं। अब ये जो प्रॉपर्टी है जो उन 7 लोगों के कब्जे में आई है वो डकैती के माध्यम से आई है, तो ये चुराई हुई प्रॉपर्टी तो कहलाएगी। और अगर वो लोग अगले दिन डकैती में मिली चीज़ों को किसी दुकानदार या किसी व्यक्ति को बेच दें, जिसको पता है कि भाई उन लोगों का तो काम ही डकैती डालना है, वो तो लूटपाट करके ही चीज़ें लाते हैं और उसको बेचते हैं, अब वो व्यक्ति उनको खरीद लेता है उन चीज़ों को, वो दुकानदार, तो वो भी सबसेक्शन में लायबल होगा। ये बताया गया है इस उपधारा में। यानी जो बात सबसेक्शन 1 और 2 में बताई गई है वही बात कंबाइंड करके सबसेक्शन 3 में डाल दी। ठीक, चीज़ क्लियर हुई। नेक्स्ट आता है सबसेक्शन 4, उपधारा 4, जो कोई ऐसी प्रॉपर्टी का जिसके संबंध में वो जानता है, विश्वास का कारण रखता है कि वो चुराई हुई है, अब उसे हैबिचुअली प्राप्त करता है, देखो अभ्यासते प्राप्त करता है या उसका व्यवहार करता है, तो उसके लिए सज़ा है आजीवन कारावास या दोनों, जो किसी भी भांति का हो सकता है कारावास 10 साल का और जुर्माना। ठीक, अब कोई व्यक्ति है उसने तो अपना काम ही बना लिया कि वो तो जो भी चुराई हुई प्रॉपर्टी आएगी उसको खरीदेगा, उसको प्राप्त करेगा, उसको रिसीव करेगा, उसने तो अपना एक तरीके से काम बना लिया इसको रोज़ का। तो अगर कोई इस तरीके से करता है तो उसके लिए यहाँ पे सज़ा दी गई है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट उस व्यक्ति को मिलेगा या दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 10 साल का होगा और जुर्माना। सबसेक्शन 5, चुराई हुई प्रॉपर्टी को छिपाने में मदद करना, बहुत सरल है। जो कोई किसी संपत्ति को छिपाने में या उसे व्यनित करने में, इधर उधर करने में किसी की मदद करता है, जिसके बारे में वो जानता है, विश्वास का कारण रखता है कि चुराई हुई है वो प्रॉपर्टी,
तो उसकी सज़ा कितनी होगी, 3 साल की, या जुर्माना या दोनों। अब देखो पता है आपको कि भाई ये प्रॉपर्टी तो चुराई हुई है, चुराई का मतलब चोरी करके ही लाई हुई नहीं, किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति के कब्जे में आई है, या तो उसने उसको एक्सटॉर्शन से प्राप्त किया है, या लूट के माध्यम से, या डकैती के माध्यम से, या किसी भी तरीके से, जो भी गलत तरीका उस तरीके से उसने उसे प्राप्त किया। प्राप्त करने के बाद वो आपके पास लाया, आपने क्या किया, उसको छिपाने में मदद की, उसको इधर उधर कर दिया ताकि वो किसी की नज़र में ना आए। आपने उस प्रॉपर्टी को छिपाया, उसको छिपाने में मदद की, तो आप यहाँ पे सबसेक्शन 5 के अंदर लाइबल हो गए, और इसकी सज़ा है 3 साल या जुर्माना या दोनों। तो ये पूरा का पूरा जो आपका सेक्शन था, इसके अंदर अलग अलग उपधाराएं दी गई हैं, और अलग अलग उपधाराओं में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस दिए गए हैं उनको बस हमें ध्यान रखना है, ठीक। तो यहाँ से आपका एक ऑफेंस कंप्लीट हुआ। अब बढ़ेंगे चीटिंग की तरफ। अब चीटिंग का जो अलग सेक्शन दिया गया है उसको डिस्कस करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट आता है छल या चीटिंग। ये भारतीय न्याय संहिता में दिया गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफेंस है जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट किया जाता है। अभी तक हम काफ़ी सारे ऑफेंसेस को डिस्कस कर चुके हैं, बट चीटिंग एक ऐसा ऑफेंस है जो आपका एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमें इसको बहुत ही अच्छे से समझना है। तो देखो चीटिंग क्यों होती है। चीटिंग कोई भी व्यक्ति धोखाधड़ी करने के लिए करता है, सामने वाले को चीट करने के लिए करता है, क्योंकि चीटिंग का मतलब ही होता है धोखाधड़ी करना। और इस सेक्शन में चीटिंग करने के 3 तरीके बताए गए हैं। तो जब हम BNS का सेक्शन नंबर 318 देखते हैं तो ये हमें चीटिंग के बारे में बताता है। सेक्शन कहता है कि जो कोई किसी व्यक्ति से प्रवंचना करके उस व्यक्ति को जिसे इस तरह से प्रवंचित किया गया है, मतलब धोखे में डाला गया है, कपटपूर्वक बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वो प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति को दे, या ऐसी कोई कंसेंट दे कि कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी को रख जो उसके पास रखे हुए है, या इंटेंशनली उस व्यक्ति को जिसे इस तरह प्रवंचित किया गया है उसको उत्प्रेरित करता है ना, एक तरीके से उसको इंस्टिगेट करना, उसको उकसाना कि वो ऐसा कार्य करे या ऐसे कार्य करने का लोभ करे जिसे अगर उसे हर बार प्रवंचित ना किया जाए तो वो उसे ना करता, या ना करने का लोभ ना करता। तो जिस कार्य या लोभ से उस व्यक्ति को शारीरिक मानसिक ख्याति या संपत्ति से संबंधित नुकसान होता हो या होने की संभावना हो तो वो छल करता है। अब देखो जब हम बेयर एक्ट में सेक्शन पढ़ते हैं तो काफ़ी बड़ा दिया गया है, लेकिन हमें पूरा सेक्शन अगर हम ना पढ़कर सिर्फ इन पॉइंट्स पर फोकस करें तो हमारा काम हो जाएगा, हमें सेक्शन बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो जब हमने इस सेक्शन को पढ़ा तो इसमें से ये सारे पॉइंट निकल कर आए, जैसे किसी के साथ प्रवंचना करना, किसी के साथ धोखाधड़ी करना, ठीक। दूसरा, कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करना किसी को, कोई प्रॉपर्टी उससे लेना कि वो कोई प्रॉपर्टी दे, या फिर कोई कंसेंट दे, कोई सहमति दे, उससे कोई कार्य कराना या कार्य करने का लोभ कराना। कार्य मतलब कोई भी एक्ट कराना, या लोभ का मतलब होगा कुछ ना कराना, उसे रोकना जिसे उसको करना था। और ऐसा सब करने से उस व्यक्ति को या तो शारीरिक नुकसान हुआ हो बॉडीली, या मानसिक नुकसान हुआ हो मेंटली, उसे कुछ ना कुछ नुकसान हुआ हो, या ख्याति उसकी रेपुटेशन पर कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ा हो, या फिर उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ हो। तो 4 तरह के यहाँ पे ये नुकसान दिए गए हैं, ये हानि दी गई है। तो 3 तरीके जो मैंने बताए इस सेक्शन में चीटिंग करने के, वो 3 तरीके हैं। पहला है कपटपूर्वक, किसी को फ्रॉड करने के लिए, किसी के साथ बेईमानी करने के लिए, और तीसरी चीज़ जो यहाँ पे मिस हो गई वो है आपका साक्ष्य, इंटेंशनली। आपके पास इंटेंशन था, आप जानते थे कि अगर मैं इस तरीके से इसे उत्प्रेरित करूँगा या इसे धोखे में डालूँगा तो मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे इससे या तो कोई प्रॉपर्टी लेनी है, या इससे किसी चीज़ के लिए कंसेंट लेनी है, या इसे कोई एक्ट कराना है, या इसे कोई एक्ट करने से रोकना है। इस तरीके से मैं करूँगा, और अगर उसने ऐसा कर दिया जिसको मैंने प्रवंचित किया है तो उससे कहीं ना कहीं या तो उसको शारीरिक नुकसान होगा, या मानसिक नुकसान होगा, या ख्याति का नुकसान होगा, उसकी रेपुटेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, या फिर उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं तो किसी को उत्प्रेरित करना कोई प्रॉपर्टी देने के लिए, या प्रॉपर्टी रखने के लिए, कंसेंट देने के लिए, या किसी से इंटेंशनली कोई एक्ट कराना या ना कराना, तो इससे उस व्यक्ति को इनमें से कोई भी एक इंजरी हो रही है तो इसे आप क्या कहोगे, इसे आप कहोगे चीटिंग, कि उसके साथ आपने चीटिंग की है। अब देखो यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है जिसमें कहा गया है कि भाई तथ्यों का बेईमानी से छिपाना इस धारा में प्रवंचना माना जाएगा। अब कोई फैक्ट है, आप उस फैक्ट में कोई भी चीज़ जानबूझ के छुपा रहे हो, जानबूझ के आप छिपा रहे हो, तथ्यों को छिपा रहे हो,
तो ये माना जाएगा कि आपने सामने वाले के साथ प्रवंचना की है ना, धोखाधड़ी की है, ये कहा जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, अब मैं आपको चीटिंग का एक छोटा सा एग्जांपल दूं। एक व्यक्ति है, वो सामान लेने के लिए दुकानदार के पास जाता है और उसे विश्वास दिलाता है कि वो सामान जो है वो पैसे दे देगा सामान के। अब वो एक ईमानदार व्यक्ति है, अब दुकानदार क्या करता है, उस पर भरोसा करके कि भाई ये तो ईमानदार व्यक्ति है, उसको सामान दे देता है। हालांकि उस व्यक्ति का पैसे चुकाने का कोई इरादा नहीं है और ना ही वो वापस आता है। तो यहाँ पर ये कहा जाएगा कि उसने चीटिंग की है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इंटेंशन शुरू से ही बेईमानी का होना चाहिए। उस व्यक्ति का जो दुकानदार के पास गया सामान लेने, जबकि उसका पैसे चुकाने का तो कोई इरादा ही नहीं है, वो सामने वाले को जो दुकानदार था उसको बस ये दिखाता है कि भाई मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ, तुम मुझे सामान दे दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। अब बात करेंगे इससे रिलेटेड एक केस लॉ की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केस का नाम है अभ्यानंद मिश्र वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1961 का केस है। इस केस में एक व्यक्ति क्या होता है कि एमए की परीक्षा में शामिल होने के लिए, मतलब एमए के एग्ज़ाम में शामिल होने के लिए यूनिवर्सिटी में एक एप्लीकेशन फाइल करता है और बताता है कि उसे बीए की परीक्षा पास किए हुए लगभग 3 साल हो गए हैं। मतलब बीए का एग्ज़ाम दिए हुए उसे लगभग 3 साल हो गए हैं, वो बीए पास है। तब से वो स्कूल में पढ़ा रहा है, एक टीचर है, और वो क्या करता है इस चीज़ के लिए, इस चीज़ के सबूत के लिए एक सर्टिफिकेट भी देता है। यूनिवर्सिटी क्या करती है, पहले तो उसे मंजूरी दे देती है, बट बाद में पता चलता है कि उसका जो सर्टिफिकेट था वो झूठा था। तो उस व्यक्ति को यहाँ पे चीटिंग के लिए दोषी ठहराया गया। तो ये जो केस है अभ्यानंद मिश्र का वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है और आपके जो चीटिंग का टॉपिक है उससे डील करता है। तो आई होप यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो चीटिंग का जो एक ऑफेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंस में, और जब हम भारतीय न्याय संहिता पढ़ते हैं तो उसमें चीटिंग का ऑफेंस हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ठीक, तो यहाँ से अगर मैं इसके मेन एसेंशियल की बात करूँ तो किसी व्यक्ति को धोखा देना। सेकंड है इस तरह धोखे में डाले गए व्यक्ति को कपटपूर्वक या बेईमानी से या तो कोई प्रॉपर्टी देने के लिए या किसी चीज़ के लिए कोई कंसेंट देने के लिए उत्प्रेरित करना। तीसरा है जानबूझकर उसे ऐसा कार्य करने या ना करने के लिए उत्प्रेरित करना जिसे अगर उस तरह से उसे धोखे में न डाला जाता तो वो उस एक्ट को ना करता। और चौथा है उस व्यक्ति को जिससे धोखा दिया गया है या जिससे प्रवंचना की गई है उसे कोई या तो बॉडीली या मेंटली या रेपुटेशन का या फिर उसकी प्रॉपर्टी को कोई ना कोई नुकसान हुआ हो। तो यहाँ से हमारे मेन एसेंशियल भी निकल जाते हैं। अब बढ़ते हैं इसके पनिशमेंट की तरफ। छल का दंड ये बताया गया है हमारा सब सेक्शन 2 में। अच्छा देखो, जैसे हमने अभी बहुत सारे सेक्शन हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किए हैं कि सेक्शन के अंदर ही जो बाद के जो सब सेक्शन होते हैं उसी में पनिशमेंट भी दी होती है। बिल्कुल सेम यही चीज़ जब हम चीटिंग का ऑफेंस पढ़ते हैं तो इसमें भी दिया गया है। तो उपधारा 2 कहती है कि छल के लिए क्या दंड है। तो ये कहता है कि जो कोई व्यक्ति छल करता है वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो 3 साल का होगा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो इसके पनिशमेंट कहाँ है, उपधारा 2 में। केस लॉ देखेंगे हरमनप्रीत सिंह और अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, 2009 का केस है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि छल करने का अपराध करने के लिए जो भी व्यक्ति शिकायत करता है उसको ये साबित करने की ज़रूरत होती है कि जो अभियुक्त है, जो एक्यूज़ है, वो वादा करते समय बेईमानी का आशय रखता था। मतलब जिस टाइम पे व्यक्ति ने आपसे कोई वादा किया, जिस टाइम पे उसने चीटिंग की थी, उस टाइम पे उसका बेईमानी करने की उसकी इंटेंशन होनी चाहिए। अगर उस टाइम पे उसका इंटेंशन गलत नहीं था, जिस टाइम पे उसने आपसे किसी चीज़ का प्रॉमिस किया, मान लो ए ने बी से प्रॉमिस किया कि मैं आपको पैसे चुका दूंगा, अब उस टाइम पे ए के मन में किसी तरह की कोई बेईमानी की इंटेंशन नहीं थी, उस टाइम पे उसका पैसे चुकाने का पूरा इरादा था, बट बाद में वो बदल गया, बाद में उसकी इंटेंशन बदल गई। तो यहाँ पे कोर्ट ने यही चीज़ कही है कि उस टाइम पर होना चाहिए बेईमानी का इंटेंशन। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि ये जो धोखा देने का आशय है ये शुरू से ही होना चाहिए। तो इस तरीके की बात ही कोर्ट ने यहाँ पर बोली है। सब सेक्शन 3 सदोष हानि करने के लिए छल करना। अब किसी को आप नुकसान पहुंचाना चाह रहे हो, आपको हानि पहुंचानी है और आप उस हानि पहुंचाने के लिए किसी को छल कर रहे हो, तो उपधारा 3 ये कहती है कि जो कोई इस नॉलेज के साथ छल करता है या संभाव्य है, इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि उसके द्वारा उस व्यक्ति को सदोष हानि पहुंचाए। अगर कोई इस तरीके से करता है, नॉलेज के साथ चीटिंग करता है कि उससे उस व्यक्ति को रॉन्गफुल लॉस होगा, है ना, उसको हानि पहुंचेगी, या जिसका हित का उस संव्यवहार में जिसमें वो छल से संबंधित है, या तो कोई लॉ के द्वारा या कोई लीगल उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके द्वारा वो बाउंड था, तो उसके लिए यहाँ पे पनिशमेंट दी गई है 5 साल की या जुर्माना या फिर दोनों।
तो ये जो आपकी उपधारा ये जो 3 है, ये कह रही है कि मान लो कोई व्यक्ति है वो किसी के साथ चीटिंग कर रहा है इस नॉलेज के साथ कि सामने वाले को रॉन्गफुल लॉस होगा, जिसका इंटरेस्ट उस ट्रांजैक्शन से प्रोटेक्ट रखने के लिए वो जिसने चीटिंग की है या तो लॉ द्वारा या फिर किसी लीगल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा वो बाउंड था। ठीक, तो क्योंकि ये जो आपका सबसेक्शन है, ये जो उपधारा 3 है, बेसिकली ऐसे लोगों के द्वारा चीटिंग के बारे में बात करता है जिस पर आपको भरोसा था, जैसे आपका एडवोकेट है, आपका डॉक्टर है, अकाउंटेंट है, वगैरह वगैरह, क्योंकि आपको उस पर ट्रस्ट था, आपको विश्वास था, और उस व्यक्ति ने क्या किया, अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाकर आपके साथ चीटिंग की, तो वो यहाँ पर लाइबल होगा। रॉन्गफुल लॉस आपको कर दिया है ना, उसने गलत पोजीशन का फ़ायदा उठाया, तो उसके लिए यहाँ पे दंड दिया गया है 5 साल का या जुर्माना, दोनों। अच्छा, प्रॉपर्टी परिदत्त करने के लिए छल करना, ये बात करती है उपधारा 4। ये कहता है कि एक व्यक्ति यहाँ पर दूसरे व्यक्ति को बेवकूफ़ बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है ना, कि जो कोई छल करता है उसके द्वारा उस व्यक्ति को जिसे प्रवंचित किया गया है बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वो कोई प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति को दे दे, या वैल्यूबल सिक्योरिटी क्या होती है, ऐसा डॉक्यूमेंट जो बहुत ही वैल्यूबल होता है, जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है ना, जैसे कोई भी ट्रांसफ़र डीड हो गई है ना, कोई ट्रांसफ़र का पेपर हो गया किसी प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र का, तो ऐसी कोई वैल्यूबल सिक्योरिटी अगर उसे देने के लिए, या किसी भी चीज़ को जो साइन है पहले से ही, हस्ताक्षरित है, मुद्रांकित है, जिस पे कोई स्टैंप लगा हुआ है, तो उसको रच दे, उसको बना दे, या उसको ट्रांसफ़र कर दे, या फिर उसको ख़त्म कर दे, उसको नुकसान पहुंचाए, उसको किसी और चीज़ में परिवर्तित कर दे, है ना, तो सामने वाले ने आपको बेवकूफ़ बना दिया और वो कामयाब हो गया आपको बेवकूफ़ बनाने में। तो इसीलिए इस उपधारा में यहाँ पर पनिशमेंट दी गई है 7 साल की सज़ा और जुर्माना। तो इस सबसेक्शन और सबसेक्शन 1 में डिफरेंस ये है कि वहाँ पर तो कोई व्यक्ति आपको बहकाने की कोशिश कर रहा है, आप बेवकूफ़ नहीं बने, है ना, लेकिन अभी सामने वाले ने वो चीज़ ली नहीं। लेकिन इस वाली उपधारा में आपको कोई चीज़ लेने के लिए बेवकूफ़ बना रहा है और आपने धोखे में आकर उससे वो चीज़ खरीद ली या उससे वो चीज़ ले ली। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 319। ये बात करता है चीटिंग बाय पर्सोनेशन की, यानी प्रतिरूपण द्वारा छल। सेक्शन कहता है कि जो कोई प्रतिरूपण द्वारा छल करता है तो ये कहा जाता है जब वह यह उपदेश करके कि वो कोई अन्य व्यक्ति है या एक व्यक्ति को अन्य व्यक्ति के रूप में जानते हुए प्रतिस्थापित करके, या कोई अन्य व्यक्ति ऐसा है या उससे कोई अन्य व्यक्ति से अलग है, इस तरीके से कोई चीटिंग करता है तो वो प्रतिरूपण द्वारा छल का अपराध करता है। अब इस सेक्शन में अपराध हो जाता है चाहे वो व्यक्ति असली हो या काल्पनिक हो। कहने का मतलब ये है कि जो कोई व्यक्ति किसी का वेश बदलकर या अपना हुलिया बदलकर किसी के साथ चीटिंग करता है, यानी अपने आप को कोई और व्यक्ति बताकर वो चीटिंग करे, तो वो इस सेक्शन के अंदर आएगा। फिर वो सेक्शन 318 में नहीं आएगा। अब उसने वेश बदलकर चीटिंग की है, जैसे फॉर एग्जांपल ए बी से कहता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है और पुलिस ऑफिसर का ढोंग करते हुए बी से सामान उधार मांगता है। अब बी उसे सामान दे देता है क्योंकि वो सोचता है कि तो पुलिस ऑफिसर है, तो इसे चीटिंग बाय पर्सोनेशन कहेंगे। ठीक, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कहता है कि यहाँ पे तब भी ऑफेंस माना जाएगा चाहे आपने किसी असली व्यक्ति का वेश धारण किया हो या फिर किसी काल्पनिक व्यक्ति का, तो वो इस सेक्शन में लायबल होगा। ठीक, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति का हुलिया या वेश आपने लिया है ज़रूरी नहीं है कि वो रियली हो, वो इमेजिनरी पर्सन भी हो सकता है ना, इमेजिनेशन में भी हो सकता है। सेक्शन का जो सबसेक्शन 2 है वो बात करता है इसके पनिशमेंट की, कि अगर कोई चीटिंग बाय पर्सोनेशन करेगा तो उसके लिए कितना दंड होगा। तो यहाँ पे देखो पनिशमेंट भी जानना ज़रूरी है, और सबसेक्शन 2 में पनिशमेंट बताया गया है इसके लिए 5 साल का या जुर्माना या दोनों। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें हम देख सकते हैं। 319 का सबसेक्शन 1 पर्सोनेशन के द्वारा बताता है चीटिंग करना, और सबसेक्शन 2 बताता है इसकी पनिशमेंट। ठीक, तो दोनों ही सेक्शन अलग बात कर रहे थे। 318 ओनली चीटिंग की बात कर रहा था और 319 बात कर रहा है प्रतिरूपण द्वारा छल की। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक था। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा और बहुत ही सिंपली तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। तो ये BNS का आपका आज ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में BNS के नेक्स्ट टॉपिक के साथ।